How are you all? Hope you all are doing very great. So today students, we are going to start our 10th chapter of class 3rd, which is about water. Okay, so in this chapter, we are going to discuss the concept of different forms of water, water cycle, water pollution and water conservation. Water is the most abundant substance on the earth. सबसे ज़्यादा abundant या plenty of amount में present होने वाला substance जो है earth पर, that is water only. And water most important substance भी है for the existence of life on the earth. About 70% हमारी बॉडी का 70% भी क्या है स्टूडेंट वाटर है. ठीक है, हमें वाटर चाहिए होता है टू ड्रिंक, बेथ, वॉश क्लोथ एंड फॉर मेनी अदर पर्पसेस. रिवर, लेक, स्ट्रीम्स ये सभी क्या है, कुछ सोर्सेज हैं ऑफ वाटर ऑन द अर्थ. राइट. सो नाउ फॉर्म्स ऑफ वाटर, वाटर की डिफरेंट फॉर्म्स को डिस्कस करें. सो वाटर हमारे नेचर में 3 डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है. लिक्विड एज वाटर, सॉलिड एज आइस एंड गैस एज वाटर वेपर. So first of all, we are going to discuss about water as liquid. So water we use for drinking and other purposes. वो water जो हम drinking या बाकी purpose के लिए use करते हैं, like washing clothes, utensils, irrigation, ये सारा पानी कौन सी फॉर्म में होता है? लिक्विड फॉर्म में होता है. ओके, आप उस लिक्विड वाटर को अपने टैप्स में, रिवर्स में या रेन फॉर्म में भी देख सकते हैं. देन उसके बाद वाटर एज सॉलिड. ठीक है, वाटर सॉलिड स्टेट में कैसे मिलता है? यू कैन सी द सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर इन अ फ्रीजर बॉक्स ऑफ ए रेफ्रिजरेटर. अपने रेफ्रिजरेटर के फ्रीजर बॉक्स में आप वाटर की सॉलिड फॉर्म को भी देख सकते हो, लाइक आइस, स्नो, हेल, फ्रॉस्ट, ये सभी एग्जांपल्स हैं वाटर के सॉलिड फॉर्म के. ओके, वाटर जो है 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होने लगता है? फ्रीज होने लगता है, यानी कि कौन सी स्टेट में आने लगता है? सॉलिड स्टेट में. ओके, देन नेक्स्ट इज वाटर एज गैस. वाटर गैसियस स्टेट में भी एग्जिस्ट करता है. You must have seen the vapors rising from the water when it is heated. जब आप वाटर को हीट करते हो तो आपने देखा होगा उसमें से कुछ वेपर्स प्रोड्यूस होना स्टार्ट होते हैं. ये जो वेपर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं ये क्या है? वाटर की गैसियस फॉर्म है. ओके, वाटर इन द गैसियस फॉर्म इज कॉल्ड वाटर वेपर. वो सारा पानी जो अपनी गैसियस फॉर्म में होता है उसे वाटर वेपर कहा जाता है. एंड वो प्रोसेस जिसमें लिक्विड वाटर वाटर वेपर में चेंज होने लगता है ऑन हीटिंग, दैट पर्टिकुलर प्रोसेस इज नोन एज इवेपोरेशन प्रोसेस. राइट. नाउ डू यू नो वी आल्सो ब्रीथ आउट वाटर वेपर. So the water vapor cools down when it comes in contact with the cool surface. अब यही water vapor जो कि आपका हीटिंग की वजह से प्रोड्यूस हुआ है, जैसे ही वाटर वेपर किसी कूल सरफेस के कांटेक्ट में आता है या क्या हो जाता है? अगेन इट चेंजेस इनटू वाटर ड्रॉपलेट्स. ओके, यानी कि ऑन कूलिंग पर वाटर ड्रॉपलेट्स में वापस कन्वर्ट हो जाता है व्हाट? वाटर वेपर. एंड वो प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ वाटर वेपर इनटू वाटर एंड कूलिंग इज कॉल्ड कंडेंसेशन. एंड एक ऐसा प्रोसेस जहाँ पे वाटर वेपर again comes back to water state on cooling, that is called condensation. Water vapor is an important component of air. Water vapor हमारे air का भी काफी important component है. Humidity is amount of water vapor. Air में कितना amount of water vapor present है, that is known as humidity. And ये जो amount of water vapor हमारे air में present होता है, ये उस particular place के weather को भी affect करता है. ठीक है, water vapor rise up in the air and forms cloud. यही water vapor एयर में ऊपर की तरफ राइज अप होता है एंड जाकर क्या बना लेता है? क्लाउड्स बना लेता है. एंड उसके बाद क्लाउड्स के अंदर जब वेपर्स का कंडेंसेशन होता है एंड वो वाटर ड्रॉपलेट्स में वापस आ जाती हैं, उसी से रेनफॉल होता है एंड स्नोफॉल होता है. सो टू अंडरस्टैंड दिस प्रोसेस वी मस्ट सी हाउ नेचर चेंजेस वाटर टू वाटर वेपर एंड वाटर वेपर गेट्स चेंज्ड टू वाटर स्नो फॉर्म. सो फॉर दैट वी हैव द कंसेप्ट ऑफ वाटर साइकिल. सी, द वाटर साइकिल इज द प्रोसेस थ्रू व्हिच वाटर मूव्स फ्रॉम द अर्थ सरफेस टू एयर एंड बैक टू द अर्थ. वाटर साइकिल एक ऐसा प्रोसेस है जिस प्रोसेस के थ्रू वाटर अर्थ सरफेस से एयर में जाता है एंड वापस अर्थ सरफेस पे आ जाता है. ये कॉन्टिन्यूस साइकिल है जो हमारे नेचर में चलती रहती है. ओके, सो नंबर 1, द सनरेज हीट अप द वाटर. सबसे पहले जितनी भी वाटर बॉडीज है लाइक रिवर, पॉन्ड, लेक, ओशन, प्लांट्स, इन सभी में जो वाटर प्रेजेंट है उसको सनरेज के थ्रू किस में कन्वर्ट किया जाता है? वाटर वेपर में. एंड ये वाटर वेपर जो है इवेपोरेट हो जाता है एयर में एंड कहाँ जाता है? इट राइजेस अप इन द एयर हाई. ओके, व्हेन इट रीचेस अ ग्रेट हाइट, फिर वाटर वेपर जितना ऊपर जाता है एक हाइट पे, वहां जाके वाटर वेपर कूल डाउन होके क्या बना लेता है? स्मॉल वाटर ड्रॉपलेट्स बना लेता है. एंड ये चेंज किसका? वाटर वेपर टू वाटर ड्रॉपलेट्स का, इसको कंडेंसेशन कहा जाता है. ये सारी टिनी वाटर ड्रॉपलेट्स किसके साथ? डस्ट या बाकी सारी चीजों के साथ मिक्स होके क्या बनाती है? क्लाउड्स बनाती है. Then inside the clouds, the tiny water droplets join to form big drops. अब clouds के अंदर ये छोटी-छोटी water droplets combine होके बड़ी-बड़ी water droplets बन जाती हैं. And when water drops in the clouds become too heavy, and जब ये clouds के अंदर जो water droplets हैं ये बहुत ज़्यादा heavy हो जाती हैं कि air में sustain नहीं कर पाती, they fall down as rain. ये सारा पानी जो है water droplets नीचे आ जाता है on the earth surface in the form of rain. ठीक है,
इन प्लेसेस दैट आर वेरी कोल्ड, एंड उन जगहों पे जहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड है ये वाटर ड्रॉपलेट्स फ्रीज हो जाती है इनटू आइस एंड कैसे आती है, स्नो के फॉर्म में नीचे आती है. ओके, एंड दिस रेन वाटर और द स्नो फिल्स रिवर, पॉन्ड्स एंड लेक. एंड फिर रेन वाटर दोबारा से, ये जो स्नो है ये दोबारा से रिवर, पॉन्ड एंड लेक्स को फिल कर देते हैं, एंड अगेन ये साइकिल जो है कंटिन्यूड रहती है. ओके, सो दिस इज व्हाट इज नोन एज वाटर साइकिल. चलो, नाउ नेक्स्ट वी हैव वाटर पोल्यूशन. So water pollution is the dirtying of water mostly by human activities. हमारे पानी जो है वाटर बॉडीज का क्या होना, डर्टी होना ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से, दैट इज नोन एज वाटर पोल्यूशन. एंड कुछ एक्टिविटीज हैं ह्यूमन एक्टिविटीज बिकॉज ऑफ विच द वाटर इज बीइंग पोल्यूटेड, दैट इज डंपिंग ऑफ गार्बेज, गार्बेज का डंप होना, डिस्पोजल ऑफ सीवेज, डिस्पोजल ऑफ फैक्ट्री वेस्ट इनटू द वाटर बॉडीज. इन सभी चीजों को जब हम डिस्पोजल वाटर बॉडीज में करते हैं इससे हमारा वाटर पोल्यूट होता है. रिवर, वेल, लेक, पॉन्ड्स ये कुछ सोर्सेज हैं वाटर के, एंड ये सभी सोर्सेज पोल्यूट होते हैं इन्हीं एक्टिविटीज की वजह से. सम अदर एक्टिविटीज, कुछ और भी एक्टिविटीज हैं सच एज बेथिंग इन रिवर्स, रिवर्स में ही बेथ करना, वॉशिंग क्लोथ्स, ठीक है, कपड़े भी कहाँ रिवर बॉडीज या वाटर बॉडीज में धोए जा रहे हैं. ये सारी एक्टिविटीज भी वाटर पोल्यूशन में ऐड करती हैं, एंड ये सारी एक्टिविटीज वाटर को अनफिट बनाती है फॉर द ह्यूमन कंजम्पशन. राइट, नाउ इफेक्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन. अब वाटर पोल्यूशन क्या होता है, दैट वी हैव गॉट इट, बट व्हाट आर दिस इफेक्ट? See, polluted water spread many diseases. Polluted water जो है बहुत सारी diseases spread करता है, like cholera, jaundice and typhoid. Okay, many water plants and animals. काफी सारे water plants and animals भी हैं जो कि water pollution की वजह से they start dying. And therefore इसीलिए हमें क्या, ये सभी practices को क्या करना चाहिए, stop करना चाहिए जिससे water pollution होता है. Only by doing so we can avoid a great harm to plants. And इन्हीं activities के थ्रू, यानी कि कुछ preventive measures के थ्रू ही हम क्या कर सकते हैं, प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स को होने वाले एक बड़े हार्म से प्रोटेक्ट कर सकते हैं. दिस इज वाटर कंजर्वेशन. सो ओनली अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ वाटर अवेलेबल ऑन द अर्थ इज फिट फॉर यूज फॉर प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स. सो स्टूडेंट, वैसे तो एक बहुत अबंडेंट अमाउंट में वाटर अर्थ सरफेस पे प्रेजेंट है, लेकिन उस अबंडेंट अमाउंट में से एक छोटा सा ही फ्रैक्शन है पानी का जो अर्थ पे फिट है फॉर यूज फॉर प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग. तो इसीलिए हमें वाटर को कंजर्व करना चाहिए, आने से काफी जुडिशियली यूज करना है. So we should keep in mind the following points to save water. So कुछ यहाँ पे points given है जो हमें क्या दिमाग में रखने हैं for saving water. Number 1, use only as much water as you require. Do not waste. जितना पानी आपको required है उतना ही आप use करेंगे, water का waste नहीं करेंगे. While brushing, brush करते वक्त आपको tap running में नहीं रखना है, आप tap को turn off करेंगे after use, right? Ensure that there is no leakage of water in tap, pipes, etc. आपके घर में कोई भी टैप है, पाइप है, उसमें वाटर लीकेज ना हो रहा हो, इस चीज का हमें ध्यान रखना है. यूज अ बकेट इंस्टेड ऑफ शॉवर टू टेक अ बाथ. बाथ लेने के लिए आप शॉवर की जगह क्या, बकेट एंड मग का यूज करेंगे. रीयूज एज मच वाटर एज पॉसिबल. जितना हो सके उतना पानी का हमें रीयूज करना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, वो सारा वाटर जो हम किचन में यूज करते हैं फॉर वॉशिंग वेजिटेबल्स एंड ऑल, ठीक है, उस सारे पानी को आप क्या कर सकते हो, प्लांट्स को वाटर प्रोवाइड करने के लिए यूज कर सकते हो, रीयूज कर सकते हैं. ओके, चलो. Now next topic which we have is rainwater harvesting. So when it rains, most of the water goes running into drains and taking the topmost fertile layer of soil along with it. So students, जब रेनफॉल होता है तो काफी सारा पानी है जो कि क्या करता है, वेस्ट के साथ रन करता है इनटू ड्रेन्स, एंड जो हमारी सॉइल की टॉप मोस्ट फर्टाइल लेयर है उसको भी अपने साथ कैरी करता है. So इससे हम क्या कर सकते हैं, वी कैन रिड्यूस दिस वेस्टेज ऑफ वाटर थ्रू रेन वाटर हार्वेस्टिंग. अब हम इस वाटर के वेस्टेज को रिड्यूस कर सकते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग के थ्रू. इसमें क्या होता है, इट इज अ टेक्निक इन विच वाटर टैंक्स एंड रिजर्व्स आर यूज्ड. इस टेक्निक में वाटर टैंक एंड रिजर्व का यूज किया जाता है. अगर वाटर टैंक एंड रिजर्व बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है एंड डिफिकल्ट मेंटेन करने के लिए, तो आप क्या कर सकते हो, बड़े बड़े पिट्स भी डिग कर सकते हो, बड़े बड़े गड्ढे भी क्या खोदे जा सकते हैं, एंड ओपन रिजर्वॉयर्स भी बनाए जा सकते हैं. These reservoirs would not only collect the rain water but also allow it to seep into the ground and raise the groundwater level. अब इन रिजर्वॉयर्स के थ्रू आप केवल रेन वाटर को कलेक्ट नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप जो वाटर टेबल है, अंडरग्राउंड वाटर टेबल है, उसको भी, उसके लेवल को भी इंक्रीज कर रहे हैं. बिकॉज पानी जो है रिजर्वॉयर्स के साथ साथ कहाँ जाता है, डीप अंडर द ग्राउंड जाता है एंड नीचे जाके कलेक्ट हो जाता है. एंड दिस स्टोर्ड वाटर, इस स्टोर्ड वाटर को उसके बाद आप फार्मिंग के लिए या फिर काफी सारे डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए यूज कर सकते हैं. Okay, chalo. So that's all for today. It's completed. I hope you all must have understood it. We'll meet you very soon. Till then, take care and thanks to everyone.